जी। इस बीच में राजीव रंजन सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सारे लोगों को इंतजार है ये 20,000 करोड़ का। आप तो अडानी के पूरे मामले के विशेषज्ञ के रूप में देखे जाते हैं। 20,000 करोड़ रुपए की जो बात आज राहुल गांधी ने की, ये है क्या मामला? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा राजीव जी। देखिए 20,000 करोड़ एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं उनका कोट देख नहीं पाया हूं, बट एज फार एज इशू जो है वो ये है, सोर्स ऑफ फंड का बहुत बड़ा इशू है कि भाई ये अदानी ग्रुप में जो पैसे लग रहे हैं ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये किसके पैसे हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कमेटी इंक्वायर किया है वो सिक्योरिटी मार्केट्स रिलेटेड जो लॉज हैं उसके इसके लिए किया है। उसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या सोर्स ऑफ फंड इसका तो कहीं इन्वेस्टिगेशन का जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए जो बात की जा रही है कि भाई ये मामला जो है वो पता नहीं लॉजिकल एंडिंग तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे मूलभूत बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बात है सोर्स ऑफ फंड की। कि यदि अदानी ग्रुप, अब आप सोचिए माइकल इवान करके स्विट्जरलैंड में रहने वाला आदमी 36,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप में डाल रहा है 5 फंड्स के द्वारा। तो ये किसका पैसा है? चैंग चुंग लिंग जो दुश्मन देश के निवासी हैं वो लोटस फंड के द्वारा इनकी कंपनी में पैसे डाल रहे हैं। उनका अगस्टा वेस्टलैंड में नाम आया है, ठीक है, कि डीआरआई ने उनको एज ए वन ऑफ द कल्प्रिट जो है उनका नाम एफआईआर में डाला है। वो इनकी कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो ये सोर्स ऑफ फंड जो है, जो सबसे बड़े मूल मुद्दे की बात है, जो कहा भी जाता है कि इफ यू वांट टू नो द क्राइम फॉलो द मनी। तो वो फॉलो द मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पूरे अदानी प्रकरण में जो भी भारत सरकार या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है उसमें फॉलो द मनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हर किसी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को सिखाया जाता है जो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो फॉलो द मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ फॉलो होता हुआ दिख नहीं रहा है। जबकि यहाँ पे हिंडनबर्ग ने आपको लिख के दिया है बाकायदा सबूतों के साथ में कि कौन से फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से फंड का कितना वॉल्यूम आ रहा है 3 साल में, आर्टिफिशियली कौन कौन से फंड्स ने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है। बट उन फंड्स के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये जो सवाल है इसकी अभी तक जानकारी किसी ने भी हमें नहीं दी है। और जहां तक राहुल गांधी का इशू आता है, देखिए बहुत बढ़िया महात्मा गांधी जी ने कहा था कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। तो अभी इन्होंने शुरुआत में इग्नोर किया, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोल के उनके ऊपर हंसे। अब जब उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये दोनों हमारी स्ट्रेटेजी तो काम नहीं कर रही है, तो देन गवर्नमेंट इज फाइटिंग बैक और उनको जेल के अंदर में डाला। एंड अल्टीमेट जेल के अंदर बोल रहा हूँ, सॉरी, उनकी सदस्यता रद्द की है, 2 साल की सजा दी है, जेल में नहीं गए बट सदस्यता उस चक्कर में रद्द हो गई है। सो अल्टीमेटली देखिए महात्मा गांधी जी ने जो भी बातें बोली उसमें बहुत दम है। उनका ये कहना कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। तो ये चीज हम सबको याद रखने की जरूरत है कि भाई अब जो इन्होंने अभी तक जो स्ट्रेटेजी अपनाया था कि इग्नोर करेंगे, हंसेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, वो तो होते हुए कामगार मतलब कारगर दिख नहीं रही है। तो नाउ दे आर फाइटिंग बैक एट यू। और वो कैसे कर रहे हैं? तो सदस्यता रद्द कर रहे हैं, वो कुछ और करेंगे। और जहां तक मेरी जानकारी, देखिए आप ये जो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर में भी जो हुआ है, 2 ही सबसे ज्यादा प्रखर पार्टी थी इस मुद्दे को लेके अदानी प्रकरण को, एक कांग्रेस और दूसरे आम आदमी पार्टी। और ममता बनर्जी की पार्टी से पार्टी शांत थी, बट महुआ मोइत्रा अकेले जो है वो दमदार तरीके से इस मुद्दे को उठा रही थी। तो ये 3 जो लोग हैं इन्होंने संसद में इस इशू को जीवित रखा, ज्वलंत रखा और बहुत ही स्ट्रांगली फाइट किया। ओके, अब सवाल ये उठता है कि इनको बाहर से कितना सपोर्ट मिलता है। आज जो मुखिया है कांग्रेस के, उसको तो 1 मिनट में इन लोगों ने सदस्यता रद्द करके बता दिया है कि हम विपक्ष को कुछ गिनते ही नहीं है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ये मास मूवमेंट बन पाता है कि नहीं बन पाता है, क्योंकि आज की डेट में देश में यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो यही मुद्दा है। क्योंकि आप यही बोल के आए थे कि मैं चौकीदार हूं, तो आप किसकी चौकीदारी कर रहे हो? आप ये बोल के आए थे कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो ये एग्जाम्पल आप कैसा सेट कर रहे हो? आप ये बोल के आए थे कि भाई मैं बाहर से पैसा लेके आऊंगा, बाहर से पैसा तो आ रहा है स्विट्जरलैंड से, पर ये देश के खजाने में नहीं जा रहा है, ट्रेजरी में नहीं जा रहा है, ये बाहर से जो पैसा आ रहा है ये एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर में आ रहा है, उस स्पेसिफिक कंपनी का ग्रोथ हो रहा है।
तो जो लोग बार बार बोलते हैं और पूछते हैं कि भाई अदानी में पैसा आ रहा है तो नुकसान क्या है, मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अदानी में पैसा आ रहा है तो नुकसान क्या है। साहब, जो देश के ट्रेजरी में पैसा आना चाहिए था वो पैसा आ रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी के ट्रेजरी में, और वो पैसे का यूज करके वो कंपनी अपने सारे अपोनेंट्स को, जो भारत में दूसरे जो औद्योगिक घराने हैं, उनको उन्होंने सबड्यूट कर दिया हुआ है। सीमेंट की फैक्ट्री हो चाहे हवाई अड्डे हो, हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट उनको जा रहा है, बिकॉज दे आर बिडिंग हाई। नाउ आप तभी बिडिंग हाई कर सकते हो व्हेन यू आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग। हिंडनबर्ग ने क्लियरली लिखा है कि इनके 8 में से 5 कंपनीज जो है लिस्टेड, उनका तो करंट रेशियो जो रहता है, करंट रेशियो का मायने ये होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 1 के नीचे है भाई, ये तो जो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है वो उस तरीके का करंट रेशियो शो करती है, या जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही रहती है अपने फाइनेंशियल्स को लेके। तो जिस ग्रुप की इतनी सारी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, वो ग्रुप को कैसे हवाई अड्डे से लेके सीमेंट फैक्ट्री से लेके जितने भी नए बिजनेसेस हैं, कैसे उसकी झोली में जा रहे हैं। तो लोगों का सवाल यही है कि भाई मैं चौकीदार, तो आप किसकी चौकीदारी कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो ना मैं खाने दूंगा ना मैं ना खाऊंगा, तो ये तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप बोल रहे हो मैं पैसे बाहर से लाऊंगा, वो पैसे एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर में आ रहे हैं। तो ये सारे सवाल पूरे मीडिया को, ना केवल ऑनलाइन मीडिया को बल्कि जो टीवी और न्यूज़पेपर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाई दे आर नॉट पोजिंग क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि भाई डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी वाइब्रेंट और हेल्दी तभी हो सकती है जब डेमोक्रेसी के सारे अंग मिलके स्ट्रांगली काम करें। सुप्रीम कोर्ट यहां बोलता है हमें बंद लिफाफे में रिपोर्ट दो। बंद लिफाफे में क्यों रिपोर्ट चाहिए आपको? भाई हमारे जैसे पत्रकार को कैसे पता चलेगा कि बंद लिफाफे के अंदर में सेबी ने आपको क्या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सबमिट किया है? भाई ये जब तक बाहर आएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनके जगह जगह ठिकानों पे छापे पड़ रहे हैं, एंड नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चन कि भाई ये जो छापे मार रहे हैं ये लोग, ये पेट्रियाटिक नहीं है। हमारे देश में समस्या ये है कि यदि आप एक क्वेश्चन रेज करते हो, डेमोक्रेसी ने हमको अधिकार दिया है प्रश्न और सवाल पूछने का, किंतु यदि हम प्रश्न और सवाल पूछते हैं तो आप हमको विद्रोही या आप हमको बोल देते हो कि हम देशभक्त नहीं है। तो ये इस तरीके का जो माहौल खड़ा किया गया है, देशभक्ति को एक पर्टिकुलर लीडर के प्रति आस्था नहीं है, देशभक्ति कोई पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रियल ग्रुप के प्रति आस्था नहीं है। देशभक्ति का अर्थ ही है कि आप अपने जैसे जो 100 करोड़, 120 करोड़, 140 करोड़ जो भी जनसंख्या आप मानते हो, उन लोगों के वेलफेयर, उन लोगों की वेलबींग के लिए क्या किया जा रहा है उसके ऊपर में निगाहें रखो और कड़े से कड़े सवाल पूछो। आज सवाल कोई पूछ नहीं रहा। जीएसटी आप बता रहे हो, हर महीने हमारा जीएसटी ग्रोथ इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप हर बार ऐलान करते हो, पर जब वन रैंक और वन पेंशन की बात आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में लिख के देते हो कि भाई हमारे पास में 28,000 करोड़ नहीं है। सो वेयर यू आर लाइंग, आपकी आर्थिक स्थिति कहां कमजोर है? आप पैसे नहीं दे, आप नेशनलिस्ट पार्टी अपने आप को बताते हो, बट वही नेशनलिस्ट पार्टी जो है, सोल्जर्स जो जवान हैं, उनके और उनके फैमिली के वेलबींग के लिए यदि आप नहीं सोचोगे तो आप किस तरीके की नेशनलिस्ट पार्टी हो? आप बोल रहे हो हम रिकॉर्ड द रिकॉर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा कलेक्शन जा रहा है, तो जब आपके ट्रेजरी में अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हो रही है टैक्सेस के कलेक्शन में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? जो जवान है उनको वन रैंक वन पेंशन के इसमें आप क्यों नहीं सैलरी दे पा रहे हो? तो आप झूठ कहां बोल रहे हो? देखिए सरकार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी हर लेवल से गायब हो गया है। चाहे फंडिंग की बात हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाते हैं, विच इज अगेन वेरी ओपेक, जहां पे कुछ भी पारदर्शिता नहीं है, तो आपने वहां पे ट्रांसपेरेंसी को बंद कर दिया। जहां सवाल पूछने की बारी आ जाती है तो आपसे मुखिया जी जो है वो एक तरफा बातचीत करते हैं, वो मन की बात करते हैं, किंतु वो कठिन सवालों को ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ फिर पारदर्शिता को उन्होंने खत्म कर दिया है, ओपेकनेस आ गई है, ट्रांसपेरेंसी चली गई है। जब आप बात करते हो सवाल पूछने के लिए कि हाँ मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो आप ऐसे लोगों को बुलाते हो जो पत्रकार है ही नहीं, जो सवाल पूछते हैं आप आम काट के खाओगे कि आम चूस के खाओगे। तो इस देश की डेमोक्रेसी में जब इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जब इस देश का जिनी कोफिशिएंट, आप मेरे ख्याल से आपकी जनता समझती होगी जिनी कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, यानी अमीर अमीर और गरीब गरीब, इनके बीच के भेद को जो कोफिशिएंट नापता है, जो एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स है जो नापता है, वो जिनी कोफिशिएंट तो बढ़ ही रहा है।
अमीर अमीर इस देश में होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो इस देश के अंदर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं और आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आप आम काट के खाओगे कि आम चूस के खाओगे। आप कैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हो जो खुद तिहाड़ जेल में 15-15, 20-20, 25-25 दिन रह के आए। क्या इस देश में पत्रकारों की कमी हो गई है? क्या इस देश में सवालों की कमी हो गई है? क्या इस देश में सोचने वाले लोग नहीं रह गए? क्या इस देश में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो इट हैज गॉन टू इट्स नादीर? ये हो क्या रहा है? ये हमको अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। राहुल गांधी ने 120 करोड़ जनता का ठेका नहीं लिया है, ये सारा ठेका आप लोगों को खुद को अपने हाथों में लेना होगा। और यदि आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हो तो राहुल गांधी क्या, आपके जैसे हजारों राहुल गांधी आ जाएंगे, आपको आपका अधिकार नहीं दिला पाएंगे। तो आप अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो, ये सोचने की जरूरत है। और मेरा एक ही कहना है आपके दर्शकों से कि देखिए, कोई भी डिबेट को सुन के वो भूलने के लिए नहीं होता है, उसमें से जो अच्छे पॉइंट्स लगते हैं आपको वो आत्मसात करने के लिए होता है, उसको जीवन में उतारने के लिए होता है। ऐसी ही विजडम आती है, ऐसी ही नॉलेज आप एक्यूमुलेट करते हो। नहीं तो विजडम और नॉलेज जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाता है, और इंफॉर्मेशन युग में कोई यूज नहीं है। आज चैट जीपीटी आ गया जो 1000 वर्ड की रिपोर्ट आपको 30 सेकंड में लिख के दे देगा। सो देयर इज नो, मतलब जो इंफॉर्मेशन का पहले युग था, इस युग में इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, इस युग में विजडम की जरूरत है। और विजडम कब आता है? जब आप ऐसी चर्चाओं को सुनते हो, उन चर्चाओं में जो आपको अच्छी बातें लगती हैं उनको आत्मसात करते हो और आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन चीजों को अमल में लेके आते हो। तो मेरा आपके सारे दर्शक जो व्यूअर्स हैं उनसे यही कहना है कि आप लोग इन विषयों पे सोचिए और इस बात को समझिए कि एक राहुल गांधी का नहीं है ठेका सारे इस देश को जो है वो जस्टिस दिलाने का। ये आपका, मेरा, हम सबका देश है और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि जहां भी हमें गलत होता हुआ दिखे हम सवाल उठाएं और कठिन सवाल पूछे इस सरकार को या जो भी गवर्नेंस में हो उसको। बिल्कुल, आपने जिस भाषा में, आसान भाषा में समझाया, हम जैसे तमाम लोगों को समझ में आया होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।